नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आई एम राहुल शर्मा हु विल टीच यू वंस अगेन न्यू ग्रामर टॉपिक दैट इज नरेशन। एंड नरेशन जो टॉपिक है उस टॉपिक को अगर हम समझें टॉपिक के रूप में इसे जाना जाता है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर पटवारी एग्जामिनेशन, फॉर MPSI, SSC, banking and for 9th to 12th. This is the we can say common topic for schooling students as well as for the competition exams, as our previous grammar topic that was preposition. Although we have not completed our previous topic, I have begun new one. I'll make video for our previous topic, that is preposition later. Today we are just going to start our new topic, that is narration. नरेशन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नरेशन को अगर हम देखें तो नरेशन एक जो है नाउन वर्ड है, ठीक है ना। और नरेशन का जो मतलब है वो होता है कथन, और ये जो है नरेट से मिलके बना हुआ है, नरेट वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना, कही गई मतलब कोई भी बात को बोलना या कहना। तो कोई भी बात जो हम बोलते हैं या कहते हैं वो अपने आप में एक वाक्य होता है। जो हम बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, वो एक वाक्य है, और वही वाक्य कथन बन जाता है। वही वाक्य को हम कथन भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, या नरेशन कह सकते हैं। कथन को इंग्लिश में नरेशन कहा जाता है, या हम स्पीच कह सकते हैं, या स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब सिनोनिम्स है एक दूसरे के। तो नरेशन जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। नरेशन जैसा कि हम जानते हैं, मतलब जो कथन होता है वो दो टाइप से देखा जा सकता है। एक डायरेक्ट तरीके से, मतलब डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कहें या इनडायरेक्ट स्पीच कहें या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहें या डायरेक्ट नरेशन कहें या डायरेक्ट स्टेटमेंट कहें या डायरेक्ट स्पीच कहें, एक ही बात है। कोई इसमें से मतलब कुछ ऐसा नहीं है कुछ अलग हुआ है ना। समानार्थी शब्द है। स्पीच को या नरेशन, उसी को स्टेटमेंट कहा जाता है। तो नरेशन मतलब कथन, और जो कथन होता है वो दो तरीके से देखा जा सकता है, डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब जो कथन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में बोलते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, इसका मतलब समझ लें थोड़ा। देखिए, प्रत्यक्ष कथन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, तीन लोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर होता है, दूसरा जो सुन रहा है ऑडियंस, जिसे हम श्रोता बोलते हैं हिंदी में, या जिसे हम लिसनर भी कह सकते हैं, और तीसरा जो व्यक्ति है उसकी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या है। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है वो बोलता है, और ऑडियंस जो लिसनर है, श्रोता, वो सुनता है। तो जब फर्स्ट पर्सन बोलेगा और सेकंड पर्सन सुनेगा, तो फर्स्ट पर्सन की बात सेकंड के लिए कैसी होगी, डायरेक्ट कहलाएगी। क्योंकि वो जो कुछ भी फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, जो भी सेंटेंस बोल रहा है, वही आपका स्टेटमेंट, वही नरेशन होता है, वही उसका कथन होता है, वही आपका सेंटेंस होते हैं। तो जो भी फर्स्ट पर्सन बोलेगा और सेकंड सुनेगा, तो सेकंड के लिए फर्स्ट की बात जो है वो डायरेक्ट है। मतलब यही डायरेक्ट तरीके से पहुंच रही है, प्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही है। साक्षात वही व्यक्ति बोल रहा है, जिसका ये कथन है या जिसके ये सेंटेंसेस हैं, वही व्यक्ति बोले और सेकंड सुने उस बात को, तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। क्योंकि वो सेंटेंस फर्स्ट पर्सन के ही है, फर्स्ट पर्सन ही बोल रहा है और सेकंड तक पहुंच रही है वो बात, तो ये डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। डायरेक्ट नरेशन हम कहेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका क्या मतलब है इनडायरेक्ट नरेशन का, देखिएगा। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि सेकंड पर्सन जो है वो किसकी बात को, फर्स्ट पर्सन की बात को, किसकी बात को, फर्स्ट पर्सन की बात को अपने शब्दों में, ये सिर्फ सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन की बात को अपने शब्दों में थर्ड के सामने जाहिर या बयां करे, इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। कुल मिला के इसका अर्थ ये है कि जब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब अपने शब्दों में थर्ड के सामने पहुंचा रहा है उस बात को, तो वो अपने शब्दों में उस बात को रखेगा, ठीक है ना। अपने शब्दों में जब वो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को अपने शब्दों में थर्ड के सामने जाहिर या बयां करेगा, तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और बेहतरीन रूप से समझने के लिए मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए हम सब लोग जो है मूवीज़ देखने गए हैं,
और जो मूवीज़ देखने जाते हैं आपको पता है वो ऑडियंस होती है। तो मान लीजिए हम सब मूवी देखने गए हैं, तो हम जो हैं ऑडियंस हैं, ठीक है ना। ऑडियंस जो होती है वो बेटा हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सेकंड पर्सन होता है। ऑडियंस है हम सब लोग, हम मूवी देखने गए हैं, हम ऑडियंस हैं, और हम जिसकी मूवी देखने गए हैं वो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन का काम करेगा, मतलब स्पीकर का काम करेगा। तो यहाँ पर हम जिसकी मूवी देखने गए हैं वो वहाँ पर स्पीकर होगा, और हम जो हैं वो सेकंड पर्सन है, श्रोता हैं। हम श्रोता हैं, और जिसकी मूवी देखने गए हैं वो वक्ता होगा वहाँ पर। तो मान लीजिए हम एक मूवी लगी हुई है सिनेमा हॉल में, जो कि एक इंडियन मूवी लगी, मान के चले आप, इंडियन मूवी हम लोग देखने गए हैं। तो इंडियन मूवी देखने गए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि सनी देओल एक एक्टर है, आप जानते हैं उसको। सो सनी देओल जो कि एक्टर है, पैट्रियोटिक मूवी बनाई है इंडियन, तो उसमें सनी देओल एक डायलॉग दे रहा है कि, और हम सब सुन रहे हैं, तो सुनने वाले सेकंड पर्सन होते हैं, और यहाँ पे सनी देओल डायलॉग बोलने जा रहा है, डिलीवर करने वाला है। तो उसने डायलॉग क्या दिया कि मैं हाथ मिलाना भी जानता हूँ, हाथ उखाड़ना भी, मैं हाथ मिलाना भी जानता हूँ, हाथ उखाड़ना भी, मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ फिर हथियार से। इस प्रकार जो आपका सनी देओल है, उन्होंने स्टेटमेंट कहा, उनका जो स्टेटमेंट था वो हमारे तक डायरेक्टली पहुँच रहा है। मतलब ये जिसका डायलॉग है, ये डायलॉग सनी देओल का है, और सनी देओल ही डिलीवर कर रहा है इस डायलॉग को, और हम सुन रहे हैं, जो कि हम सेकंड पर्सन, मतलब ऑडियंस सुन रही है स्पीकर की बात को। तो जिसकी बात थी, जिसका डायलॉग था, उसी ने बोला और हमने सुना। तो डायरेक्ट ये जो सनी देओल का जो डायलॉग है, जो स्टेटमेंट है, वो हमारे लिए किस प्रकार हुआ, डायरेक्ट हुआ, क्योंकि जिसका डायलॉग है उसी व्यक्ति ने हमारे सामने बोला, चाहे वो वर्चुअल तरीके से बोला हो, लेकिन जिसका ये सेंटेंसेस जो डायलॉग थे सेंटेंस के रूप में, ये उसी व्यक्ति ने डिलीवर किया और हमने सुना है, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। तो ये इसका मतलब होता है डायरेक्ट नरेशन। अब अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें, तो इनडायरेक्ट नरेशन में मान लीजिए हम सब बाहर जाते हैं और हमारे कोई दोस्त मिलते हैं, और दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि आपने मूवी देखी इंडियन मूवी, तो उसमें इंडियन मूवी में आपने क्या खासियत देखी, आपने क्या कुछ खास डायलॉग वगैरह कुछ था कि नहीं था, कुछ भी, मतलब क्या खासियत है, तो आप क्या बोलेंगे, उसमें एक डायलॉग था, सनी देओल ने उसमें एक डायलॉग दिया, बहुत अच्छा लगा वो डायलॉग। तो थर्ड पर्सन का आएगा सेकंड पर्सन से हमसे कि वो डायलॉग फर्स्ट पर्सन का क्या है बताइए। तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को अपने शब्दों में बताएगा। अपने शब्दों का मतलब है कि यहाँ सेकंड पर्सन सब्जेक्ट को, मतलब उस सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा उसको, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, क्योंकि अगर वो फर्स्ट पर्सन की बात को अगर सेकंड पर्सन जैसा है वैसे ही बोल दे, जैसे मान लो सनी देओल ने जब बोला तो वो खुद के लिए आई यूज़ करेगा कि मैं हाथ मिलाना भी जानता हूँ, हाथ उखाड़ना भी, लेकिन यह सेकंड पर्सन अगर ये कि थर्ड को बोले इस तरीके से ही कि मैं हाथ मिलाना भी जानता हूँ, हाथ उखाड़ना है, तो सामने वाला ये सोचेगा ना वो आप अपनी मन की बात बता रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें फर्स्ट की बात को पहुंचाना है इनडायरेक्टली थर्ड के सामने, लेकिन वो बात सही तरीके से पहुंचे, इसलिए अपने शब्दों का मतलब है कि हमें सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ सनी देओल ने अपने लिए आई यूज़ किया, मुझे थर्ड को समझाने के लिए, मतलब सेकंड पर्सन को फर्स्ट की बात को समझाने के लिए थर्ड के सामने सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा। मुझे जहाँ आई यूज़ किया सनी देओल ने कि मैं हाथ मिलाना भी जानता हूँ, वहाँ मुझे बोलना पड़ेगा कि सनी देओल ने कहा सनी देओल हाथ मिलाना भी जानता है, हाथ उखाड़ना भी। और इस प्रकार से जब आप इनडायरेक्टली थर्ड के सामने ये बात बोलेंगे तो थर्ड व्यक्ति को समझ में क्लियरली आ जाएगी कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, या सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन की बात को कहा। सामने वाला समझ जाएगा आप किसकी बात कर रहे हैं। ये जो डायलॉग दे रहा है ये किसका है, सनी देओल का है, मूवी का डायलॉग दे रहे हैं आप, सनी देओल का बता रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन की बात को बता रहे हैं। तो थर्ड ने सेकंड से पूछा, जो भी डायलॉग फर्स्ट पर्सन का वो देख के आया है, और सेकंड ने फर्स्ट पर्सन की बात को अपने शब्दों में डिलीवर किया थर्ड के सामने। यही इनडायरेक्ट कहलाता है कि जब फर्स्ट और कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये कह सकते हो, डायरेक्ट नरेशन को हम कम शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकंड पर्सन सुनता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन द्वारा कही गई बात सेकंड तक जब पहुँचती है तो वो डायरेक्ट कहलाएगी, क्योंकि साक्षात जिसकी बात है वही व्यक्ति बोल रहा है और सेकंड की तक वो पहुंच रही है, तो वो उसके लिए डायरेक्ट है। लेकिन जब सेकंड थर्ड को बताएगा, कोई तीसरा व्यक्ति अगर पूछे जो वहाँ उपलब्ध नहीं है, तभी वो सेकंड से पूछेगा, नहीं तो डायरेक्टली फर्स्ट से सुन लेता। भाई पूछेगा तभी, तो मतलब वो उपलब्ध नहीं है, वो तो उपलब्ध नहीं है, तो सेकंड से जब थर्ड पूछेगा तो सेकंड फर्स्ट की बात को अपने शब्दों में सब्जेक्ट चेंज करके, जो भी ज़रूरत है वो चेंज करके वो थर्ड तक सेकंड जो पर्सन है वो फर्स्ट की बात को डिलीवर कर देगा। तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब। इंग्लिश में डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं इस तरीके से कि डायरेक्ट नरेशन इज दैट नरेशन इन विच फर्स्ट पर्सन
when first person speaks the statement and second person listens, so that statement is direct to the second person. That's why this statement will be called direct narration. If I talk about the indirect narration, definition इसकी बात करें तो where indirect narration is that narration in which second person delivers the statement of first person in front of third person, that is called indirect narration. तो इस प्रकार हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की जो कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं, इसका मतलब है वो हमने समझा। अब आइए हम इसके आगे और समझते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें, क्योंकि देखिए नरेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि ये पटवारी, एमपी, एसआई, एसएससी बैंक सब जगह ये टॉपिक कॉमन है। इवन स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। उसी प्रकार से पटवारी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पटवारी में आएंगे तो किस प्रकार आएंगे, और स्कूलिंग लाइफ में अगर हम बात करें स्कूलिंग में किस प्रकार पूछा जाता है, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए हम आगे समझते हैं नरेशन को। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन को समझा कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब हम आगे समझने वाले हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पहचान की बात करूंगा कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के अपने अभी सिर्फ डेफिनेशन समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी पहचान बताइए तो आप पहचान अभी भी नहीं समझ पाए हैं। कि डायरेक्ट जो सेंटेंस दिया होगा वो किस प्रकार दिया होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है कि इनडायरेक्ट का है, ये हमें पता होना चाहिए, उसकी पहचान करना आना चाहिए। और एग्जाम्स में किस प्रकार पूछा जाता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इसकी पहचान समझ लीजिए, फिर इसके बाद में आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है और पटवारी, एमपी, एसआई इनमें किस प्रकार आएगा ये वो मैं इसके बाद बताऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, कॉमा, आई एम टीचिंग यू। तो हमें क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर हमें सेंटेंस से हमें आइडेंटिटी समझना है। आइडेंटिटी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आइडेंटिटी समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। वी हैव टेकन दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले उसके लिए नेमिंग आपको पता होना चाहिए कि ये जो ही है इसको क्या बोलेंगे, ये जो है स्पीकर कहलाता है, इसे हम स्पीकर बोलते हैं। यही आपका रिपोर्टर कहलाता है, इसे रिपोर्टर भी बोलते हैं, इसे हम रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, इसे आप सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हो, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इतना कुछ कहा जाता है इस ही को, ये ही नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टर है, ये आपका स्पीकर है, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ये उसकी जो है रिपोर्टर की ये वर्ब होती है, इसलिए इसे ये रिपोर्टिंग है, ये उसकी वर्ब हो गई। या रिपोर्टर वर्ब या स्पीकर वर्ब, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आपका स्पीकर ही होता है, ये उसकी वर्ब होती है। तो ये समझ लिया, इसको समझ लिया। ये जो है आपका टू जो है कंजक्शन है, यहाँ कंजक्शन है, और ये जो आपका मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिखा है, इसलिए ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉमा इसे बोलते हैं, और ये जो आपको दिख ही रहा है ये इन्वर्टेड कॉमास है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो बंद रहता है उसे कहा जाता है आरएस, जिसका फुल फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कहा गया कथन। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये कथन इस स्पीकर के द्वारा कहा गया है, इस ही ने, स्पीकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टर है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी पूरी रिपोर्टेड स्पीच है। और अगर मैं आपको इंडिविजुअली अगर कहूँ कि इन्वर्टेड कॉमास में जो बंद है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच का ये सेंटेंस कहलाता है जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद रहता है। अगर मैं आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ के बारे में पूछूं कि आई क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है ये आई एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट किसका कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या है, टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, किसकी है, ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच में लिखी है, इसलिए हेल्प रिपोर्टेड स्पीच की कहलाएगी। ये क्या है, मेन वर्ब है, तो ये वर्ब किसकी होगी, ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है,
किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच में है तो ये ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का कहलाएगा। इस प्रकार से हमने ये नेमिंग समझ लिया है। जब तक आपको ये नेमिंग नहीं पता रहेगा तो आप आइडेंटिटी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट नरेशन की आइडेंटिटी बता देता हूँ और इनडायरेक्ट की क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट नरेशन की पहचान ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा दिखाई देगा और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बंद दिखाई देगी। यही डायरेक्ट नरेशन की पहचान है। ये भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब पर जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही कॉमा दिखाई देगा और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बंद दिखाई देगी। तो ये पहचान डायरेक्ट नरेशन की है। अगर इस प्रकार आपको सेंटेंस दिया होता है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया है ये किसका है, डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का है, हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने डायरेक्ट नरेशन की पहचान समझी। अब मैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान बताई। तो इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान ये होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है उस ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉमा आ रहा है वो कॉमा नहीं आएगा। उस कॉमा के स्थान पे या तो कॉमा आता ही नहीं है या फिर दैट आएगा या इफ वेदर आएगा या फिर TO2 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमा के स्थान पे कब कुछ भी नहीं आएगा, कब दैट लगाना है, कब इफ, कब क्या वेदर, तो इसके नियम होते हैं। मैं थोड़ा आपको नियम जो है वर्बली ऐसे ही ओरली बता देता हूँ कि जब इंडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा के स्थान पे दैट लगाया जाता है कब तक, जब तक रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस सिंपल है या नेगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। इन चारों केसेस में कॉमा के स्थान पे दैट कंजक्शन आता है इनडायरेक्ट में जब बनाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ सिंपल नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव ना होकर अगर टेंस का इंटरोगेटिव आ जाए सेंटेंस, तो क्या करेंगे? एम आई टीचिंग यू ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे? उस केस में कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर लगा सकते हैं। और अगर रूल का इंटरोगेटिव आ जाए, मान लीजिए व्हेन, बाय, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हिच, दैट सेंटेंस दे रखे होते, जैसे मान लीजिए लिखा होता व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो उस स्थिति में आप जब WH टाइप होते हैं उस स्थिति में कॉमा हट जाता है और कुछ नहीं लगाया जाता, क्योंकि WH टाइप जो होते हैं व्हेन, बाय, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हिच, दैट, ये जो रूल होते हैं ये कंजक्शन का भी काम करते हैं। इसलिए इस केस में कंजक्शन की कोई नीड नहीं होती है, उस केस में कॉमा हटता है और कुछ नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर मान लो यहाँ इंपरेटिव आ जाए, आज्ञावाचक वाक्य, एडवाइस आ जाए, ऑर्डर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उस स्थिति में यहाँ पर आपको TO2 यूज करना पड़ेगा कॉमा के स्थान पे। और इसके बाद ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सिंपल नेगेटिव में बता ही चुका हूँ मैं कि कॉमा के स्थान पे दैट लगता है। तो इस प्रकार हमने कॉमा की कंडीशन समझी कि कॉमा के केस में क्या मतलब कब क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन समझा रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं दिखाई देता, उसकी जगह पे या तो कुछ नहीं होगा या दैट होगा या टू होगा या इफ या वेदर, ठीक है ना, इनमें या इनमें से कुछ होगा, ठीक है ना। अब कब क्या होगा मैं अभी जस्ट आपको समझा चुका हूँ कब क्या होगा, वो हम जब समझेंगे धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कब क्या लगाना चाहिए, थोड़ा डिटेल से हम समझ लेंगे। दूसरी बात ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं होता है इनडायरेक्ट में। तो दो मेन कंडीशन है, एक कॉमा नहीं दिखाई देता और इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखाई देगा। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से बंद नहीं होगी और कॉमा नहीं होगा, तो यही इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान है। इससे पता चल जाएगा ये जो सेंटेंस दिया है ये इनडायरेक्ट नरेशन का दिया हुआ है। इंग्लिश में अगर कहें इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन को मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन इज दैट नरेशन इन विच आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब देयर इज नो कॉमा और आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट देयर इज नो कॉमा एंड reported speech is not closed by inverted commas, so that is an identity of indirect narration। इस प्रकार हमने डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान को समझा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से आता है। 10th 12th 9th क्लास या 11th क्लास की बात करें तो देखिए क्या होता है, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाता है चेंज द नरेशन। तो नरेशन में बदलना है, जब जिसमें डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, इनडायरेक्ट में होता तो डायरेक्ट में बना देते। तो अभी दिख रहा है डायरेक्ट में दिया है तो इसको आप इनडायरेक्ट में बना दोगे, बस इस प्रकार से ये आपको स्कूलिंग लाइफ में पूछा जाता है। लेकिन अगर अपन पटवारी एग्जाम की बात करें या बैंक की बात करें, SSC की बात करें, अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो उस स्थिति में आपको इस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया जाता है और इसके ABCD में आंसर दे दिए जाते हैं। ABCD में से सही आंसर कौन सा है वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको इसको बनाना आता होगा। अल्टीमेटली स्कूलिंग लाइफ से इसलिए बनाना सिखाया जाता है कि कैसे बनाएं। जब आपको बनाना आएगा तो ABCD में आपको आंसर दे दिया जाए या आपको दो A B में दे दिया जाए या C में दे दिया जाए या 5 ABCD E F में दे दिया जाए तो आप इजीली बता पाओगे कितनी दे दी जाए। आपको अगर निकालना आता है आंसर तो आप बता पाएंगे, नहीं तो
नहीं बता पाएंगे, चाहे उसमें 4 ऑप्शन हो, चाहे 2 ऑप्शन हो, चाहे 3 हो, आप नहीं दे पाएंगे। तो आइए हम इसको आगे टॉपिक को समझते हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें इस टॉपिक की, हमें क्या पता होना चाहिए, तो वो हम जो है आगे समझते हैं इस टॉपिक को आगे। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल मैं सामने लिख रहा हूँ, इसमें आपके सारे नियम आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द नियम 60-70% इससे हम क्लियर कर लेंगे इसको, इस नरेशन टॉपिक को। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं, आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ वर्बली समझाऊंगा और आपको समझना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है, मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले आपको स्पीकर दिखाई देता है। जब आप इनडायरेक्ट में बनाते हो बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर कभी नहीं बदलता, जो स्पीकर है वो एज इट इज ही रहेगा, जो स्पीकर दिया हुआ ही दिया है, शी दिया है, वो बिल्कुल वही रहेगा, इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ इस रिपोर्टिंग वर्ब की, ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो मैं पहले ये बता दूं कि कब तक नहीं बदलती। ये रिपोर्टिंग वर्ब तब तक नहीं बदलती जब तक यहाँ का जो सेंटेंस दिया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया है, अगर ये आपका सिंपल सेंटेंस है इसमें, या नेगेटिव सेंटेंस दिया है, जिसे हम सिंपल नेगेटिव को एक वर्ड में असर्टिव भी कह सकते हैं, सिंपल नेगेटिव दिया है अगर मान लीजिए, तो ये वर्ब नहीं बदलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका ये सिस्टम होता है। अगर मैं बात करूं कि कब बदल जाएगी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है, अगर वो टेंस का इंटरोगेटिव दिया है या रूल का इंटरोगेटिव दिया है, तो ये बदल जाएगी। सैड का आपको चेंज करके इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में ये जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सैड लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है टेंस का इंटरोगेटिव या रूल का इंटरोगेटिव है, तो अब आपको बदलना पड़ेगा। तो बदल के क्या कर लेंगे, सैड को आपको, जैसे सैड है तो यहाँ पर आज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है अब यहाँ पे, तो वह उसने मुझसे कहा, ये नहीं होगा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, ये होगा, ठीक है ना। तो पूछने के लिए आस्क यूज़ करते हैं। यहाँ सैड सेकेंड फॉर्म थी, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म आ गई। उसी प्रकार से अगर ये से होता तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती आस्क। अगर इसमें एस होता तो यहाँ पर इसमें भी ऐसा जाता। इस प्रकार अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, अगर वो टेंस का इंटरोगेटिव या रूल का इंटरोगेटिव दिया है, तो ये वर्ब इस प्रकार बदल जाती है। तो ये मैंने आपको इंटरोगेटिव के केस में बताया है कि टेंस का इंटरोगेटिव हो या रूल का इंटरोगेटिव हो, तो आप कब क्या करेंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो या ऑप्टेटिव दिया हो, एक्सक्लेमेटरी दिया हो, तो आप क्या करेंगे, तब भी आपको बदलना पड़ेगा। ये वर्ब बदल जाएगी, लेकिन इसके मीनिंग के अनुसार बदलेगी, जो भी इसका मीनिंग होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑर्डर वाली बात है, तो सेट का ऑर्डर्ड हो जाएगा। अगर इसमें रिक्वेस्ट आ रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अगर यह मान के चलिए आपका सलाह वाली बात आ रही है तो ये एडवाइस्ड हो जाएगा। अगर इसमें मना करने वाली बात आ रही है तो यहाँ फॉरवर्ड या रिफ्यूज्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए इच्छाबोधक वाली बात आ रही है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, कि मेरी इच्छा है कि भाई आपको इस बार मतलब ब्लेस करे, तो यहाँ पर विसाइड का विज्ड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, हम इस वर्ब को चेंज कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मी की, तो मी जो होता है ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है, जो व्यक्ति सेकंड पर्सन है, वो भी कभी नहीं बदलता। वो भी जो जैसा स्पीकर नहीं बदलता, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को भी जैसा लिखा है वैसा ही लिखते हैं हम। कॉमा की बात करें तो कॉमा का मैं बता ही चुका हूँ कि कॉमा के स्थान पर कभी कुछ नहीं लगाया जाता, कभी दैट, कभी इफ, कभी वेदर, कभी टू, कभी कुछ नहीं लगता। तो मैं बता चुका हूँ। दैट तब तक लगता है कॉमा के स्थान पर इनडायरेक्ट बनाते समय, कॉमा के स्थान पर दैट तब तक लगता है जब तक रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है वो आपका कैसा दिया है, सिंपल दिया है, नेगेटिव दिया है, एक्सक्लेमेटरी दिया है या ऑप्टेटिव दिया है, तो हम कॉमा के स्थान पर दैट यूज़ करते हैं। अगर यह इंपरेटिव सेंटेंस दिया होता तो हम TO2 यूज़ करते। अगर यहाँ पर मान लीजिए टेंस का इंटरोगेटिव दिया होता तो इफ़ या वेदर में कुछ यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ रूल का इंटरोगेटिव दिया है व्हेन, बाय, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, दैट, तो हम कॉमा हटा देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कंजक्शन का ही काम करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की। तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैं आपको ये सब्जेक्ट की कंडीशन, ये चेंज होता ही नहीं होता इनडायरेक्ट में, इसके लिए सबसे पहले आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं, किन्हें कहा जाता है, ये इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई कहलाता है, वी कहलाता है, वी का ऑब्जेक्ट अस कहलाता है, माई कहलाता है और माइन कहलाता है, अवर कहलाता है। ये सारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन
प्रोनाउन या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में आपका यू आता है और योर आता है। अगर आप कहें कि सर थर्ड का बता दें कि थर्ड में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या उसी को हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो क्या क्या आता है, तो ही आता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम आता है, शी आता है, शी का ऑब्जेक्ट हर आता है, इसके बाद दे आता है, दे का ऑब्जेक्ट देम आता है, हिज आता है, इसके बाद आपका और जो बच रहा है इट हुआ, किसी का भी नाम मान लीजिए, कुछ भी जो भी बचा हुआ है बेटा वो इनडायरेक्ट आपका जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में वो सारे आते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन, इसमें 3 लोग होते हैं नरेशन के अंदर। फर्स्ट जो कहेगा, सेकंड जो सुनेगा, और थर्ड का मतलब होता है कि जब सेकंड फर्स्ट की बात को थर्ड जो है फर्स्ट की बात को सेकंड से जब पूछेगा तो किस प्रकार से वो डिलीवर करेगा वो इसमें बताया जाता है। तो 3 लोग होते हैं इसमें। जैसे होता है एक बेस्ट एग्जांपल आप इसका ले लीजिए न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में नरेशन का ही यूज़ किया जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन का। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो देश की उन्नति करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे तो डायरेक्ट कहा नहीं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन जिसने रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट उनका कह सकते हो रिपोर्टर जो होता है, जो वहाँ पे सुन रहा है और उसने सुनकर थर्ड पेपर के माध्यम से हमारे तक पहुँचाया, और हमने पेपर के माध्यम से सेकंड पर्सन के माध्यम से फर्स्ट पर्सन की बात को इनडायरेक्टली समझी सुनी जो भी उन्होंने कहा। इस टाइप से हम ये हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं, थर्ड क्या होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट की कि ये सब्जेक्ट चेंज होते हैं कि नहीं होते, और होते हैं तो कैसे होते हैं, इस चीज़ को सीखना हमें है। तो देखिएगा, तो ये जो सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा, तो सब्जेक्ट के अंदर देखिए ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इसकी ट्रिक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, ये आपको समझने, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ये एक ट्रिक है कि मान लीजिए इस टाइप से मैंने लिख दिया SON 1 2 3। इसका मतलब क्या है समझिए कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए आई, मी, वी, एस, अवर, माई, माइन, ये कहलाते हैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दिया है तो वो बदल जाएगा एस के अकॉर्डिंग। एस का मतलब है स्पीकर के अकॉर्डिंग। वो कैसे बदल जाएगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दिया है, ये बदल जाएगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, मतलब आई क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट में, ही बन जाएगा। तो इस प्रकार ये चेंज करते हैं। अगर मान लो सेकंड पर्सन दिया होता, मान लीजिए यू दिया होता, इस स्थिति में क्या करते हैं, तो सेकंड पर्सन बदल जाता है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। तो ये जो है बदल जाता है किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको पता है ये जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यू जो है मी बन जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, मतलब इसकी जगह जो भी रिप्लेस होगा वो एज अ सब्जेक्ट ही होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज तो करोगे नियम के अनुसार, लेकिन ये सब्जेक्ट ग्रुप में नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट ग्रुप आपको पता होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है? आई होता है, मतलब यू क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आई जो एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, वी एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, यू एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। कुछ सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, अगर नाम दिया है तो नाम का तो नाम ही रहता है। अगर बात करें दे की, तो दे का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ज्ञान होना चाहिए, तो इजीली हमें पता रहेगा। यहाँ पर सेकंड पर्सन था, वो स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना था, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए वो चीज़, सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज तो हुआ, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन ये सब्जेक्ट रूप नहीं है। तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई होता है। तो यू को हम आई से रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लीजिए देम लिखा होता या यू लिखा होता, तो यू है मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देम लिखा होता, अब यहाँ मैं देम तो नहीं लिख सकता मुझे, क्योंकि यहाँ जो भी रिप्लेस कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट ग्रुप में चाहिए, देम सब्जेक्ट ग्रुप नहीं है, तो देम का सब्जेक्ट ग्रुप दे होता है, तो मुझे यू को क्या लिखना पड़ेगा? दे लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम सेकंड पर्सन बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आता है, नो चेंज। ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, दे है तो दे ही रहेगा, जो है वो इनडायरेक्ट में भी वही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट्स को कैसे बदला जाए इस चीज़ को समझा। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये जो हेल्पों दे रखी है, ये हेल्पों बदलती नहीं बदलती,
इस चीज़ को समझ लीजिए। हालांकि ये बहुत अपने आप में बड़ा टॉपिक है और बहुत इसमें कुल मिला के टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा इसके अंदर क्या रहता है कि अगर मैं बात करूँ ये हेल्पों की, जिसे हम टेंस कहते हैं, तो हाउ टू चेंज, हमारा जो अब जो समझने का है वो क्या है कि हाउ टू चेंज टेंस ऑफ, किसका चेंज करना है हमें, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाए, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हेल्पों कैसे बदली जाए रिपोर्टेड स्पीच की। तो क्या होता है, ये नियम होते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो देखिए, जब हमने इधर की बात की कि इधर का रिपोर्टिंग वर्ब की बात करी थी हमने, ये कब बदलेगी, उसके लिए हमने रिपोर्टेड स्पीच को देखा था। अब यहाँ हम हेल्पों की बात कर रहे हैं, तो हेल्पों बदलेगी नहीं बदलेगी, इसको देखने के लिए आपको इधर का देखना पड़ेगा। मतलब इधर की जो चीज़ होती है जब चेंज होती है तो इस पर डिपेंड करता है, और जब इधर की चीज़ चेंज होती है तो इन पर डिपेंड करता है वो। तो यहाँ जो हेल्पों होती है, ये हेल्पों बदलेगी नहीं बदलेगी। सबसे पहले बता दूँ कि कब तक नहीं बदलती। ये हेल्पों तब तक नहीं बदलती जब तक ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, जैसे मान लो ही सेज लिखा होता, तो सेज क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब में ऐसा आ रहा है, ये प्रेजेंट में आती है, प्रेजेंट डेफिनेट में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में कहलाती, प्रेजेंट डेफिनेट कहलाती। अगर लिखा होता ही विल से, वह कहेगा, तो ये भी ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट की विल हेल्प फ्यूचर इंडेफिनेट में आती है। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तब तक ये हेल्प नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा। अब कब बदल जाती है, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए। मान लीजिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट के इंडेफिनिट में होती, मान के चलिए किसमें होती, पास्ट सिंपल टेंस में होती, पास्ट में होती, और इधर आपकी इधर जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में आपका इधर जो है पास्ट इंडेफिनिट में, रिपोर्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट में है, और जो आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कुछ बदलाव होगा क्या, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकर पास्ट में और इसका जो स्टेटमेंट हो वो प्रेजेंट का बन जाए। अगर जो बोल रहा है अगर वो पास्ट में है तो ऑब्वियसली उसके जो द्वारा जो कथन कहा गया वो पास्ट में कहा गया होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, उसने मुझसे कहा मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ, उसने मुझसे कहा, मतलब वो कह चुका, ये इसी का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि क्या कहा उसने कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पीकर पास्ट में है, कहा मतलब उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे कह दिया, उसने मुझसे बोला, ये पास्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में हो जाए कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि उसने मुझसे कहा कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ की जगह करता था। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेफिनिट तो रहेगा लेकिन समय जो है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग रहता है। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट रहे, लेकिन उसको क्या किसका बनना पड़ेगा, पास्ट का इंडेफिनिट बनना पड़ेगा, जिसे हम इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपका पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, और इधर आपका मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर ये आ रहा है, मैं एक बार रफ कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके ताकि। तो मान लीजिए आपका कंडीशन है कि जो रिपोर्टिंग आपकी जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, और इधर आपका जो है मान लीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट की जगह अगर अब आ रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आ रहा हो सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये पास्ट में है तो मतलब ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मुझसे कहा मैं खाना खा रहा हूँ, अगर उसने मुझसे कहा अगर ये पास्ट में है तो मुझे यही बोलना पड़ेगा मैं खाना खा रहा था। जैसे कहा जाए कि भाई मैं तुम्हारे कल घर गया था और मैं अब प्रेजेंट में आ जाऊँ कि तुम खाना खा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में बोलते बोलते प्रेजेंट में आ जाओ। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम खाना खा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो ये जो है कंटिन्यूअस किसका बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अगर हम बात करें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ये आपका मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में है,
प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यही सेम, तो क्या करेंगे आप, वही सेम कंडीशन कि अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आ जाएगा। परफेक्ट है, परफेक्ट रहे, लेकिन ये परफेक्ट किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, और अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया है, तो आप क्या करोगे, परफेक्ट कंटिन्यूस तो रहे, लेकिन किसका होना पड़ेगा, उसे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट में रहे और उधर पूरे प्रेजेंट के टेंसेस आए तो किस प्रकार बदलते हैं। हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे कि जब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हो और इधर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इधर पास्ट इंडेफिनिट हो और इधर पास्ट कंटिन्यूस हो जाए तो क्या करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट हो इधर आपका पास्ट परफेक्ट हो तो क्या करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो इधर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये पास्ट प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से पास्ट, ये पूरा पास्ट में और इधर भी पूरा पास्ट हो जाए तो कब क्या करेंगे हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में ही, अब यहाँ पूरे फ्यूचर के टेंसेस आ रहे हैं तो कैसे बदला जाएगा, हम अगली वीडियो में उसको देखेंगे। इसके बाद हम मेन वर्ब पे आएंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए पर्याप्त है, इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर paying attention, and if you are a new subscriber, kindly subscribe this channel and press the bell icon. Thank you for watching this video. Thank you.